नमस्कार दोस्तों, अब देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। आज हम एक ऐसी साइंटिफिक घटना की बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि हमारी पृथ्वी कितनी अद्भुत है। अफ्रीका के इथियोपिया में एक ऐसा धमाका हुआ जिसका असर न्यू दिल्ली तक महसूस किया गया। इथियोपिया के हाईली गुब्बी ज्वालामुखी में ये विस्फोट 24 नवंबर 2025 को हुआ और इससे राख और सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 का एक विशाल बादल लगभग 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक उठा। जैसे ही ये ऐश क्लाउड रेड सी और यमन की तरफ बढ़ा, इसने तुरंत भारत में फ्लाइट्स के लिए वार्निंग्स जारी करवा दी। आखिर इस ऐश प्लूम ने इतना लंबा सफर कैसे तय किया और इसका असर क्या है, ये सवाल हर किसी के दिमाग में चल रहा है। ये घटना बहुत ही अजीब और महत्वपूर्ण है। टॉलहाउस वोल्केनिक ऐश एडवाइजरी सेंटर यानी कि VAAC के मुताबिक हाईली गुब्बी ज्वालामुखी में ये विस्फोट संडे को सुबह 8:30 बजे GMT पर शुरू हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि ये ज्वालामुखी लगभग 10,000 साल से शांत यानी कि डोर्मेंट था। इस एक धमाके से निकला राख का गुब्बार तुरंत ऊपर उठा और 14 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचा, जहां से इसकी लंबी यात्रा शुरू हुई। इस घटना की वजह से इंडिगो और एयर इंडिया जैसी एयरलाइंस को तुरंत एडवाइजरी जारी करनी पड़ी। ये जो बादल हजारों किलोमीटर दूर से आया है वो सिर्फ राख नहीं है। इस प्लूम में मुख्य रूप से वोल्केनिक ऐश, सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 और कांच और चट्टान यानी कि ग्लास और रॉक के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स शामिल है। राख की ये कॉम्पोजिशन ही इसे एविएशन सेक्टर के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है। ये छोटे नोकीले कांच के कण एयरक्राफ्ट इंजन के अंदर जाकर पिघल सकते हैं और टरबाइन ब्लेड्स को बुरी तरीके से डैमेज कर सकते हैं, जिससे इंजन फेल हो सकता है। इसलिए DGCA यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने तुरंत एक्शन लिया। ये विस्फोट हाईली गुब्बी वोल्केनो में हुआ, जो अफ्रीका के अफार रीजन में स्थित है। ये जगह एरिट्रिया बॉर्डर के पास एडिस अबाबा से लगभग 800 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। ये ज्वालामुखी जियोलॉजिकली एक्टिव रिफ्ट वैली में है, जहां दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मिलती हैं। यही टेक्टोनिक एक्टिविटी बड़े विस्फोटों को जन्म देती है, जिसके चलते राख इतनी ऊंचाई तक पहुंच सकी। राख का विस्फोट इतना जबरदस्त था कि ये सीधा 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया। ये वो लेयर है जहां लोअर एटमॉस्फेयर यानी कि ट्रोपोस्फेयर खत्म होता है और स्ट्रेटोस्फेयर शुरू होता है। इस ऊंचाई पर गर्म हवा और गैसेस ने प्लूम को तेजी से ऊपर उठने में मदद की। ये लेयर बहुत क्रूशियल है क्योंकि ये ज्यादातर बादल और मौसम प्रणालियों से ऊपर होती है। इसका मतलब है कि राख का बादल मौसम की गड़बड़ी से बिना डिस्टर्ब हुए बहुत लंबी दूरी तय कर सकता है। इस ऊंचाई पर बहुत तेज ईस्ट टू वेस्ट विंड्स चलती हैं। इन तेज हवाओं ने ऐश क्लाउड को रेड सी, यमन और ओमन की तरफ ढकेला। सैटेलाइट इमेजेस में साफ दिखा कि प्लूम हजारों किलोमीटर तक पूरी तरीके से बरकरार यानी कि इंटैक्ट रहा, क्योंकि विंड्स उस ऊंचाई पर बहुत स्मूथ और स्टेडी यानी कि स्थिर थी। इस वजह से राख की स्ट्रक्चर मेंटेन रही और वो तेजी से आगे बढ़ती चली गई। इस लंबी दूरी की यात्रा का मुख्य कारण है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। ये जेट स्ट्रीम तेज पूर्व यानी कि ईस्ट की तरफ बहने वाली हवाओं का एक नैरो बैंड है जो अपर एटमॉस्फेयर में चलता है। ये जेट स्ट्रीम सर्दियों के दौरान थोड़ा दक्षिण यानी कि साउथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है और इसका रास्ता साउथ एशिया यानी कि भारत की तरफ हो जाता है। सिर्फ जेट स्ट्रीम ही नहीं, कोरियोलिस इफेक्ट का भी एक बड़ा रोल होता है। पृथ्वी के घूमने की वजह से ये तेजी से चलती हवाएं नॉर्थ में दाईं यानी कि राइट तरफ मुड़ जाती हैं। इस ताकतवर हवाई करंट यानी कि एयर करंट ने राख के बादल को तेज रफ्तार 100 से 130 किलोमीटर पर घंटे से अफ्रीका से एशिया तक बिना रुके ले आया। इसलिए ये सफर इतना फास्ट था कि वो सिर्फ 2 दिन में भारत पहुंच गया। प्लूम ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ते हुए अंत में वेस्टर्न गुजरात और राजस्थान से भारत में दाखिल हुआ। इसने जोधपुर और जैसलमेर जैसे बड़े क्षेत्रों को पार किया।
ये रास्ता बिल्कुल जेट स्ट्रीम के मूवमेंट से मैच करता है, जो इस यात्रा की साइंटिफिक पुष्टि करता है। जब ऐश क्लाउड भारत में प्रवेश कर चुका था तो दोपहर तक इस बादल का किनारा यानी कि जो एज है वो महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों तक भी पहुंच गया था, और उसके बाद रात 10 बजे तक ऐश क्लाउड का मुख्य भाग यानी कि कोर तेजी से दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश तक पहुंच गया। ये ऐश क्लाउड सिर्फ धुआं नहीं है, ये केमिकल और मिनरल का कॉकटेल है। इंडिया मेट स्काई वेदर के मुताबिक ये प्लूम वोल्केनिक ऐश, सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 और कांच और चट्टान यानी कि ग्लास एंड रॉक के बहुत छोटे पार्टिकल से बना है। इसकी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है क्योंकि ये बादल 15,000 से 25,000 फीट की ऊंचाई पर ट्रैवल कर रहा था और कुछ लेयर्स में इसकी ऊंचाई 45,000 फीट तक पहुंच गई थी। इतनी ऊंचाइयों पर ये डायरेक्टली लॉन्ग हॉल इंटरनेशनल फ्लाइट्स को प्रभावित करता है और ग्लोबल एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाता है। इसका सबसे मुख्य असर एविएशन सेक्टर पर पड़ा है। वोल्केनिक ऐश एयरक्राफ्ट के लिए इंजन किलर माना जाता है। राख में शामिल कांच और चट्टान के कण जेट इंजन के अंदर जाकर पिघल जाते हैं और टरबाइन ब्लेड्स पर जम जाते हैं, जिससे इंजन फेल हो सकता है, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया। इसलिए DGCA ने जो है तुरंत एडवाइजरी जारी की। DGCA ने एयरलाइंस को ऐश प्रभावित ऊंचाइयों और रीजन से बचने और सेफ्टी मार्जिन मेंटेन करने के लिए फ्लाइट प्लान्स और फ्यूल लोड्स को एडजस्ट करने का निर्देश दिया। कई एयरलाइंस ने सावधानी के तौर पर फ्लाइट्स कैंसिल या तो फिर डिले कर दी। केवल एयरलाइंस ही नहीं, एयरपोर्ट्स को भी हाई अलर्ट पर रखा गया था। DGCA ने एयरपोर्ट्स को स्पष्ट निर्देश दिया कि अगर राख का जो है कंटामिनेशन यानी कि प्रदूषण दिखे तो रनवेज, टैक्सीवेज और एप्रन्स की तुरंत विजुअल इंस्पेक्शन करें और सफाई होने तक ऑपरेशंस रोक दें ताकि किसी भी प्लेन को टेक ऑफ या लैंडिंग में मुश्किल ना हो। मुंबई एयरपोर्ट ने भी इंटरनेशनल पैसेंजर्स को मिडिल ईस्ट के रास्ते से गुजरने वाली फ्लाइट्स के लिए चेक इन से पहले एयरलाइन से जानकारी लेने की सलाह दी, जो कि एक प्रोएक्टिव सेफ्टी मेजर था। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या होगा इसका असर AQI पर? ये सबसे जरूरी सवाल था, खासकर दिल्ली NCR में जहां पहले से ही हवा की क्वालिटी बहुत खराब। ओवरऑल AQI वेरी पुअर कैटेगरी में है। IMD डायरेक्टर जनरल M मोहापात्रा ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि ऐश प्लूम अपर लेवल्स जो कि है 25,000 से 45,000 फीट में होने के कारण जमीन के स्तर यानी कि सरफेस लेवल पर AQI खराब होने की उम्मीद नहीं है। ये बादल इतना ऊंचा है कि भारी पार्टिकल्स नीचे नहीं आ पाएंगे, जिससे लोगों को इस मामले में थोड़ी सी राहत मिल गई। लेकिन आसमान पर असर जरूर दिखा। स्काइज हेजियर और धुंधली दिख सकती हैं, जैसा धूल भरी आंधी में होता है। राख के पार्टिकल्स सूरज की रोशनी को स्कैटर कर सकते हैं, जिसके कारण सूर्यास्त और सूर्योदय के वक्त तेज ट्वाइलाइट कलर्स भी दिख सकते हैं। वाइड स्प्रेड डार्क स्काइज की संभावना कम थी, लेकिन यह एटमॉस्फेरिक फेनोमेनन दुनिया के हर क्षेत्र में दिखता है जहां ज्वालामुखी की राख पहुंचती है। राख के अलावा प्लूम में सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 की मात्रा भी थी। इसका असर हिमालयन पहाड़ों और नेपाल के तेराई रीजन में थोड़ा दिख सकता है। ये SO2 की मात्रा में हल्का सा बदलाव ला सकता है, क्योंकि जब ये बादल पहाड़ियों से टकराएगा तो कुछ मटेरियल निचले स्तर पर आ सकता है। इंडिया मेट स्काई वेदर ने इस स्तर पर स्लाइट SO2 इंक्रीज होने की संभावना व्यक्त की थी, जिसके लिए परिवेश की मॉनिटरिंग जरूरी थी। जमीन पर राख या धूल यानी कि ऐशफॉल और डिपॉजिट्स गिरने की संभावना बहुत कम थी। अगर ऐसा होता भी है तो ये बहुत ही छोटे वोल्केनिक पार्टिकल्स के रूप में राजस्थान के कुछ अलग थलग यानी कि आइसोलेटेड स्पॉट्स पर दिख सकते थे। चिंता की बात ये थी कि ये पार्टिकल्स क्या फसलों या इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन विशेष रूप से लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी गई है, सावधानी के तौर पर, भले ही कंसंट्रेशन कम हो।
अब ये देखते हैं कि वर्तमान में ऐश प्लूम की स्थिति क्या है। ऐश प्लूम अभी भी पूर्व उत्तर यानी कि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की तरफ 100 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। इसका कोर अभी भी दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और एडजॉइनिंग उत्तर प्रदेश के ऊपर बना हुआ है और पीछे की तरफ ये राजस्थान और अरेबियन सी तक फैला हुआ है। ये हवाई धारा इतनी स्थिर यानी कि स्टेबल है कि बादल एक निश्चित रास्ते पर ही ट्रैवल कर रहा है। ये स्थिति दिखाती है कि हजारों किलोमीटर दूर ज्वालामुखी फटने के बावजूद अपर एटमॉस्फेयर में हवा का कंट्रोल कितना जोरदार होता है। इसके बाद ये बादल धीरे धीरे हिमालयन फुटहिल्स की तरफ बढ़ रहा है। नॉर्थ वेस्ट उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न हिमालयास को प्रभावित करने की इसकी उम्मीद है। छोटे हिस्सों में ये नेपाल के तेराई रीजन को भी छू सकता है। चिंता इस बात की है कि जब ये बादल पहाड़ियों के स्तर पर आएगा तो सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 के पार्टिकल्स पहाड़ों से टकराकर थोड़ी मात्रा में निचले क्षेत्रों में सेटलमेंट कर सकते हैं। इसलिए इन पहाड़ी क्षेत्रों में SO2 की मात्रा पर नजर रखना बहुत जरूरी है। IMD यानी कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक ये ऐश क्लाउड जो कि है ट्यूसडे शाम 7:30 बजे तक पूरी तरीके से भारत से क्लियर हो जाएगा। विंड्स की तेज और स्थिर गति के कारण बादल पूर्व की तरफ चाइना की ओर बढ़ चुका होगा। इस तेज ट्रांजिट का मतलब ये है कि भारत के लिए ये खतरा समय रहते टल गया और ये भी दिखता है कि जियोपॉलिटिकल बाउंड्रीज के बावजूद प्राकृतिक घटनाएं हवाई धाराओं का पालन करती हैं। ये घटना एक बार फिर से इस बात को दिखाती है कि पृथ्वी कितनी एक्टिव और डायनामिक है। हाईली गुब्बी ज्वालामुखी का स्थित होना जियोलॉजिकली एक्टिव रिफ्ट वैली में है, जो अफ्रीका में टेक्टोनिक प्लेट्स के अलग होने से बनी है। जहां दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मिलती हैं या अलग होती हैं, वहां ही मैग्मा को ऊपर आने का मौका मिलता है। यही टेक्टोनिक प्लेट एक्टिविटीज बड़े विस्फोट और पृथ्वी के घूमने यानी कि रोटेशन की शक्ति ने राख को हजारों किलोमीटर दूर तक पहुंचने में मदद की। तो दोस्तों, ये वोल्केनिक ऐश प्लूम सिर्फ एक आफत नहीं थी, बल्कि एक साइंटिफिक मार्वल था जिसने हजारों किलोमीटर तक का सफर तय किया। इसका मुख्य असर हवाई यात्रा पर पड़ा, जिससे हमें सावधान रहना पड़ा। लेकिन अच्छी बात यह है कि जमीन पर AQI या मौसम पर बड़ा और स्थायी यानी कि परमानेंट नुकसान नहीं हुआ। इस घटना ने एक बार फिर से साबित किया है कि प्राकृतिक ताकतें कितनी अनिश्चित और शक्तिशाली हो सकती हैं। आपको क्या लगता है, इस तरीके के ग्लोबल इवेंट से बचने के लिए एविएशन इंडस्ट्री और क्या-क्या कर सकती है? क्या हर फ्लाइट में एडवांस्ड रेडार होना चाहिए जो वोल्केनिक ऐश को पहले से डिटेक्ट कर सके, या इंटरनेशनल एजेंसीज को रियल टाइम डेटा और तेजी से शेयर करना चाहिए? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और देखते रहें जागरण जोश।